इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। देखो, किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन होता है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ये रिलेशन होता है किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में। ठीक है, ये रिलेशन कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है उसको देख लेते हैं एक बार। हालांकि कोई इतना जरूरी नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है रिलेशन, तो फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, ध्यान देना, किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है, मैंने उसको डिफाइन करवाया हुआ, अच्छे से फॉर्मूला लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल को एक अलग तरीके से वो डिफाइन किया जाता है। कैसे? किसी भी सेल में चार्ज फ्लो को, ठीक है, या बोल लो किसी भी सेल में चार्ज फ्लो करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहा जाता है। एक अलग डेफिनेशन है जो मैंने पहले बताया थी। सेल पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी सेल में चार्ज फ्लो करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है, ठीक है, वर्क डन टू फ्लो द चार्ज इन अ सेल इज आल्सो नोन एज सेल पोटेंशियल। ठीक है, और इस रेस्पेक्ट में जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्या हो जाता है, चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाता है किसी भी सेल के लिए सेल पोटेंशियल। और वर्क मीन्स एक तरीके से क्या हो गया, वर्क मीन्स एनर्जी हो गई एक तरीके से। ठीक, देखो इधर, अब सपोज किसी सेल रिएक्शन में n मोल्स इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, n मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 फेराड के इक्वल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 फेराड के। तो n मोल्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, nf के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, n मोल्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, nf के। तो अगर किसी सेल में n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसमें चार्ज कितना हो रहा है, nf चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, जो कि कितना है, nf, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, nf ई से। और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही इस सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें, ठीक है, डिक्रीजमेंट के इक्वल होता है। मतलब इस सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी में जो कमी हुई है वो कमी ही इस वर्क डन के इक्वल है। मीन्स क्या बोला जाता है, ये जो वर्क डन है W, ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी में कमी माइनस डेल्टा जी के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अगर W की वैल्यू लिखते हैं तो क्या रिलेशन आ जाता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई से। ठीक है, ये रिलेशन मैंने बता दिया, इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। तो मेनली हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए, किसी भी सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या सेल में एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। f क्या है, f है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उसे क्या बोलेंगे, f फेराडे। कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 96500 कूलम होती है। क्लियर, और ई सेल हम जानते हैं, ई सेल किससे किसके लिए किया जाता है, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, सेल पोटेंशियल। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब डेल्टा जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में रिलेशन कहाँ पे काम आता है, किस तरीके से काम आता है। देखो इधर ध्यान देना, हमने 11th क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ आइडिया लिया हुआ है, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा गिब्स फ्री एनर्जी को यहाँ पे। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। देखो, किसी भी, ठीक है, सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं, या किसी भी प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर वो इक्विलिब्रियम है। देखो इधर, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है
इसका मतलब प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। और हम बोलते हैं जो सेल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्या होती है, अपने आप होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, मींस लेस देन 0 होती है, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को अगर देखें तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, जबकि सेल पोटेंशियल जो है वो कैसा हो, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सेल पोटेंशियल कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो किसी भी सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। उसके साथ ही एक रिलेशन क्या रखना है, अगर कोई सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या पूछ लिया जाए कोई सेल रिएक्शन कब फीजिएबल होती है, तो कब फीजिएबल होगी, कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, या बोल सकते हो डेल्टा जी लेस देन 0 हो, और सेल पोटेंशियल पॉजिटिव हो, मींस सेल पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये सिचुएशन है तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से करंट का फ्लो होगा, मतलब उसमें वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फीजिएबल होगी, ये ध्यान, ठीक है। इस रिलेशन की हेल्प से ये चीज वन लाइन के क्वेश्चन में पूछ ली जाए, या ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाए, या एक रिलेशन पूछ लिया जाए कि किसी भी सेल रिएक्शन के फीजिएबल होने के लिए या स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या रिलेशन या क्या मैंडेटरी कंडीशन है, ये मैंडेटरी कंडीशन, क्लियर। उसके बाद में सपोज स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ये रिलेशन पूछा जाए, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन टेम्परेचर, और जब सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी कर दी जाए, 1 मोलर कर दी जाए। उस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, नोट, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। मीन्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ इस तरीके से रिलेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नस्ट इक्वेशन। क्या होती है नस्ट इक्वेशन, नस्ट नाम के साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे मेजर करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, जिसे क्या बोला जाता है, नस्ट इक्वेशन। अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, नस्ट इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन सब के साथ क्या होती है, एक मैथमेटिकल रिलेशन। या बोल सकते हो नस्ट इक्वेशन किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होती है, एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है। इसका मतलब हमें क्या पता चला, नस्ट इक्वेशन को हम किसी ओवरऑल सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में हाफ सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब नस्ट इक्वेशन क्या होती है, कैसे वो डेराइव होती है, उसको देख लेते हैं। देखो इधर सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन हम मान लेते हैं, लेट अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। सेल में होने वाली रिएक्शन है तो रिवर्सिबल होगी, ठीक है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है, ए और बी मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मींस कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। और इनकी जो पावर्स है वो कहाँ चली जाएगी, माथे पे चली जाएगी, स्ट्रिक्टली जैसा मैं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन इस तरीके से यूज ले लो, या फिर एक्टिविटीज भी यूज ली जा सकती है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ C उसकी पावर C इस तरीके से जैसे लिखते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मींस A की पावर है B की पावर B, या फिर एक्टिविटीज भी यूज ली जा सकती है, जैसे कि एक्टिविटी ऑफ C की पावर C इंटू एक्टिविटी ऑफ D की पावर D अपॉन एक्टिविटी ऑफ A की पावर A एक्टिविटी ऑफ बी की पावर बी। एक्टिविटी ले लो या मोलर कंसंट्रेशन ले लो, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे मोलर कंसंट्रेशन पर ही करेंगे, एक्टिविटी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद में ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो किसी भी, ठीक है, किसी भी प्रोसेस की या कोई सी भी गिब्स एनर्जी के लिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ,
डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। ये रिलेशन होता है किसका? गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। के सी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। और हम एक और रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं? देखो इधर एक रिलेशन हम जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई से, ये हम जानते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट से, ये भी हम जानते हैं। तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू अगर इस रिलेशन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के सी। के सी की वैल्यू हमने निकाली हुई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, उसको रख सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं? एन एफ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही एन एफ से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी माइनस भी ले लेते हैं ताकि इधर माइनस का खेल खत्म हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट से यहाँ पे बचेगा माइनस एन एफ से, माइनस एन एफ के नीचे प्लस से माइनस को डिवाइड करोगे तो माइनस और आर टी अपॉन क्या हो जाएगा? एन एफ। ठीक है। एल एन को, ठीक है, एल एन मीन्स क्या होता है? लॉग टू द बेस ई। ठीक है। इसको जब बेस 10 पे कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी हम कर देते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? लॉग 10। ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद में देखो यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट है, एफ फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96510 कूलम, 2.303 वैल्यू है। और सपोज टेम्परेचर क्या ले लेते हैं हम? 298 केल्विन, क्योंकि जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं? रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? आर की वैल्यू पुट करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। इसके अलावा फेराडे की वैल्यू 96500 कूलम। ठीक। टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं। एन की वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि एन क्या हो सकता है? हर रिएक्शन के लिए अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये सारी जो वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है वो क्या आता है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। और इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? ठीक है। ऊपर क्या है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, सीओडी क्या है? प्रोडक्ट्स। और नीचे क्या है? रिएक्टेंट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या शॉर्ट में प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन लिख सकता था डायरेक्ट। और नीचे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो ये क्या हो गई? लास्ट इक्वेशन। ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैंने एक जनरल बात लिखी, किसी भी रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करके ऊपर लिख दो। पावर्स कहाँ चली जाएगी? ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ चले जाएंगे? पावर पे चले जाएंगे। सिमिलरली नीचे रिएक्टेंट, तो कोफिशिएंट कहाँ चले जाएंगे? पावर। ठीक। तो ये रिलेशन जो है इसे कहा जाता है? लास्ट इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। अब इसको किस किस तरीके से यूज लेना है और क्या क्या हमें ध्यान रखना है वो बातें हम देखेंगे। इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, क्या बोल सकते हो? लास्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल रिएक्शन। डेनियल सेल के लिए जो रिएक्शन है वो क्या होती है? देखो डेनियल सेल में जिंक मेटल, ठीक है, वो तो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और जिंक 2+ आयन बनाता है सॉल्यूशन। और कॉपर आयंस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? कॉपर मेटल बना लेते हैं। ये रिएक्शन है किसकी? डेनियल सेल रिएक्शन की, हमने पढ़ी हुई है। इसको रिवर्सिबल नहीं होता।
ठीक है, ये क्या हो गई, डेनियल सेल की रिएक्शन हो गई। इसके लिए हमें क्या लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन। अब देखो किसी भी रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखते टाइम पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये, नस्ट इक्वेशन हम किसी ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं या फिर हाफ सेल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, नस्ट इक्वेशन लिखते टाइम पे जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की मोलर कंसंट्रेशन हमें कितनी लेनी है, 1 लेनी है, यूनिट लेनी है। मीन्स अगर जिंक की कंसंट्रेशन, जिंक कैसा है सॉलिड, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। अब देखो आगे हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है वो देखते हैं। नस्ट इक्वेशन देखो क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ 0.0591 अपॉन एन log base 10। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स जिंक 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और कॉपर क्या है यहाँ पे, सॉलिड। सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी, 1, और 1 है तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई लिखना चाहे अगली स्टेप में 1 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स में जिंक क्या है, सॉलिड, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 लेंगे, और कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन मीन्स Cu2 प्लस आयन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें लिखने हैं वो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखने। बैलेंस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे यहाँ पे एक जिंक है, एक जिंक प्लस 2, कॉपर एक कॉपर, रिएक्शन बैलेंस है। इस बैलेंस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, देखो इधर बैलेंस रिएक्शन में एक साइड से देख लो, या तो ऑक्सीडेशन से देख लो या रिडक्शन से देख लो। देखो यहाँ पे जिंक 2 प्लस बना रहा है, मीन्स इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, रिलीज किए। क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। दूसरा देख लो, कॉपर 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाया, तो कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हुआ, इसने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हुआ जिंक से कॉपर की तरफ कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2। एन की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, यहाँ पे 2 पुट करनी है। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ये क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो तो पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, और बैलेंस रिएक्शन में फिर या तो ऑक्सीडेशन से देख लो कि ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, या रिडक्शन में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। ठीक है, ओवरऑल जो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम ही होंगे, इसलिए कहीं से भी देख लेना, और बैलेंस रिएक्शन में ही इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक जनरल से एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है, सपोज कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस Ag प्लस, ये कन्वर्ट होके बना रहे हैं कॉपर 2 प्लस और Ag। ये रिएक्शन ले ली मैंने, ये सॉलिड, ये प्लस सॉल्यूशन में, एक प्लस सॉल्यूशन में, और ये सॉलिड। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखते हो, सेल इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, वो सारी वैल्यू लिख सकते हैं। सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेनी है। मेनली जो हम यहाँ देख रहे हैं वो देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले रहे हैं। देखो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके कॉपर 2 प्लस बना रहा है, कॉपर 2 प्लस बन रहा है, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, सिल्वर। Ag प्लस Ag बना रहा है, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, गेन किए, 1। तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी वाली वैल्यू है। अब जैसे इसको बैलेंस करोगे क्या करना है, ठीक है, वैसे तो बैलेंस है, ठीक, पर यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है। अगर मैं इधर 2 कर देता हूँ तो +2 हो गया, एक Ag पे 1 प्लस, 2 पे कितना हो गया, 2 प्लस, इधर कितने हो गए, 2 सिल्वर। अब ये बैलेंस होगी। अब बैलेंस रिएक्शन में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 Ag प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन सब बराबर होने चाहिए, चार्ज बराबर होना चाहिए, LHS और RHS। क्लियर। इस तरीके से हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है किसी भी रिएक्शन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन।
देखो इधर जनरली आईपीएससी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में बताया हुआ है मैंने। तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पे जनरल रिडक्शन रिएक्शन मान लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पे होने वाली। देखो एक रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है यहाँ पे, गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसमें सॉलिड मेटल में रिड्यूस होता है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन मान ली। अब इस रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना है, नॉस्ट इक्वेशन लिखना है। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट करेंगे, ई, और नीचे क्या हो रहा है, एम प्लस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड मेटल, इक्वल्स टू, यहाँ पे आता था ई नोट से, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स ई नोट, और एम एन प्लस आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे एन, log बेस 10, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, मेटल जो कि सॉलिड, और सॉलिड के लिए क्या बोला मैंने, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 अपॉन एन प्लस। ये किसके लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जनरल नॉस्ट इक्वेशन लिख दी हमने, वो भी किस केस में, जब रिडक्शन की बात हो रही है, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल निकालने। क्लियर है, अगर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमें दी हुई है उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो कुछ नहीं, रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद में रिएक्शन निकाल लो, ठीक, या कुछ दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन फॉर्म में नॉस्ट इक्वेशन वगैरह सब लगा दो, लास्ट में साइन चेंज कर दो, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर। क्लियर है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि मैं डेनियल सेल के लिए एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड वाली रिएक्शन। डेनियल सेल में कैथोड पे क्या होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है, और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और किसमें, सॉलिड कॉपर मेटल में क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और Cu2 प्लस Cu का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे हो जाएगा ई नोट Cu2 प्लस Cu, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन प्लस 2 माइनस 2, कॉपर कॉपर, और log बेस 10, ये सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1, और यहाँ पे जाएगा कॉपर 2 प्लस, ये किसके लिए, डेनियल सेल के लिए हाफ सेल रिएक्शन के लिए हमने लास्ट इक्वेशन लिख दी, कौन सी, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन या कॉपर इलेक्ट्रोड। सिमिलरली एनोड के लिए देखो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके लिए भी नॉस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, पर जनरली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट किए जाते हैं किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, तो इसको पहले रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, जिंक 2 प्लस का अगर रिडक्शन होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन करा दिया, जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके लिए क्या लिखना है, नॉस्ट इक्वेशन, तो देखो इधर यहाँ पे जिंक 2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में, मतलब ये किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक की बात हो रही है, और जिंक 2 प्लस जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की बात है। यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट Zn 2 प्लस Zn माइनस वही 0.591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, इनकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, और log बेस 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिंक सॉलिड के लिए 1 और जिंक 2 प्लस आयन के लिए। इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, किसी भी सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या बातें ध्यान रखनी है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी वैल्यू लोगे वो बैलेंस रिएक्शन में लोगे, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करो। दूसरी बात, सॉलिड्स के लिए जो कंसंट्रेशन है वो कितनी देनी है, यूनिट कंसंट्रेशन मीन्स 1 मोल पर लीटर।
क्लियर है?